नमस्कार, शाम के 4:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले की। तो इस मामले में आज आयोग के सामने विधायक को भी और महिला को भी पेश होना था, लेकिन 2 घंटे तक बीजेपी के विधायक महेश नेगी इंतजार करते रहे महिला आयोग के ऑफिस में, लेकिन महिला वहां नहीं पहुंची। बहरहाल उसके बाद लौट गए हैं। तो आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि दूसरी बार है जब महिला बुलाने के बावजूद नहीं आई है। तो ऐसे में महिला को सम्मन भेजने की तैयारी हो रही है। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी कह रहे हैं कि जिस तरह से महिला पेशी से बच रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। वहीं आयोग के अध्यक्ष विजय बर्थवाल का कहना है कि पूरे मामले में अब महिला से आखिरी बार पूछा जाएगा कि क्या वो आयोग से इस मामले का हल चाहती है या नहीं, वरना इस मामले में महिला आयोग इस मामले में आगे अपनी छानबीन बंद कर देगा। दस्यु फोन जो है आयोग से उसको गए हुए हैं और आए वो कभी कहती है 5 मिनट बाद, कभी 5 मिनट बाद, और 2.5 घंटा हो गया अभी तक तो आए नहीं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि क्या है उनकी मंशा है क्या नहीं है। जांच का विषय है, वैसे भी पता चल जाएगा जैसे भी। जबकि शिकायत उसी ने की है और उसको या तो आयोग से वो नहीं करना चाहती है, अपना फैसला नहीं सुनना चाहती या अपने केस को नहीं सुलझाना चाहती है, और आज भी वो नहीं आई ये कहकर कि मैं कोर्ट में हूँ। अब हम समन जारी करेंगे उनको और पुलिस के माध्यम से समन भेजेंगे। आपको याद होगा करीब 2 हफ्ते पहले जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बगैर कोरोना मरीज वाले इलाके को सील करने पर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को फटकार लगा रहे थे। लेकिन अब इसी बात पर डॉक्टर नाराज हो गए हैं। 2 दिन से काली पट्टी बांधकर ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स ने इसको अपने सम्मान से जोड़ लिया है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने मामले में विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और इस तरह के रवैये को बिल्कुल गलत बताते हुए कांग्रेस के विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि जसपुर विधायक कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लेकर थी, उन्होंने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की है। सभी चिकित्सक उत्तराखंड राज्य में कल से काली पट्टियां बांध के काम कर रहे हैं और हम सभी लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं लगातार हमारी 5 मांगों को लेकर। उसमें से एक मांग हमारी ये थी कि जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं वो विधायक जसपुर आदेश चौहान जी का सदस्यता निरस्त करें, उनके विधायक को निरस्त करें, अयोग्य ठहराया जाए उनको, क्योंकि इस प्रकार की अभद्रता भविष्य में भी किसी चिकित्सक के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा जो है हमारे यहाँ जो सीएम है वो जो डॉक्टर है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी, उनका व्यवहार ही ठीक नहीं है। जब से वो यहाँ आए हैं तब से वो विवादों में। तो मेरा अगर जो इरादा ये होता तो मैं ऐसी जनता के बीच में क्यों जाता कि जो समझाता कि भाई इनके साथ कोई व्यवहार गलत ना हो जी। लेकिन मुझे मजबूरन होकर ऐसा कहना पड़ा कुछ भी, लेकिन मेरा अभद्रता कुछ नहीं है। मैंने तेज भाषा में जरूर कहा है कि मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर कोई भी निर्णय, मैंने कहा कि आप निर्णय लो तो सोच समझ के लीजिए जी। जब उस गली में कोई पेशेंट नहीं है, उसके पास में कोई पेशेंट नहीं है जी, तो आप उस गली को सील क्यों कर रहे हैं जी। वहाँ के लोगों की शिकायत मुझसे थी जी। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कानून है, तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया। चलिए और खबर चमोली से है, जहां जेल से फरार 2 में से एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चमोली में पलेठी के जंगल में फरार बंदी दीपक राणा पकड़ा गया है। दीपक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा मामला है। वहीं दूसरा जो कैदी फरार है, फिलहाल उसकी तलाश के लिए जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हरिद्वार के भूरे की खाल इलाके का रहने वाला है, तो कार्रवाई की जा रही है। मैटर आया था 31 तारीख की एक घटना है, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने काम से बाहर गई थी और एक व्यक्ति ने उसको बहला फुसला के इसमें उसके साथ ये दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। मामला आते ही साथ जैसी पुलिस के संज्ञान में मामला आया, तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आज इसकी अरेस्टिंग भी उस संबंधित व्यक्ति की हो गई है। और उधर खटीमा क्षेत्र से नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के बाद सूचना मिली थी, तो पीलीभीत से नाबालिग लड़की को बरामद किया है और उसके परिजनों को उसे सौंप दिया गया है और आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक नाबालिग बच्ची की मां ने तहरीर दी थी कि उसकी बेटिया 3-4 दिन पहले बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिसका संबंध में हमारे थाने में मुकदमा दर्ज किया गया एवं उसकी बरामदगी कर दी गई है और उसमें भी हमारे द्वारा पॉक्सो और 376 की बढ़ोतरी कर दी गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
कोरोना की बात करें तो बीजेपी लगातार ये दिखाने की कोशिश करती रही कि कोरोना काल में पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अब बीजेपी के बहुत सारे नेता इसकी जद में आ गए हैं और कोरोना से संक्रमित हैं। 27 अगस्त को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद एक तरह से पार्टी सन्नाटे की स्थिति में है, क्योंकि अब हर दिन लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं में संक्रमण के चलते पार्टी हेडक्वार्टर को 27 अगस्त से बंद किया गया है। उनके संपर्क में आए नेता भी संक्रमित हो चुके हैं, तो कईयों ने खुद को घर में कैद कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बताए कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कौन कर रहा था, तो बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का राजनीतिक दिवालियापन है जो इस मुद्दे पर भी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। कि इस लड़ाई से जंग लड़ने के लिए सरकार को जो त्वरित गति से कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम सरकार ने नहीं उठाई और उसका खामियाजा प्रदेश आज भुगत रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था लगभग 1 माह पूर्व कि 10 दिन के अंदर जो है हम पूरे प्रदेश का जो है स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट कर लेंगे। 10 दिन तो छोड़िए, मेरे ख्याल से इतना लंबा समय हो गया है, कोई टेस्ट नहीं हुआ। यदि वो कोरोना के संक्रमण को भी राजनीतिक चश्मे से और दल का टैग लगा करके गणना करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन किसी पार्टी का हो नहीं सकता है। चलिए, बहरहाल देहरादून में सीएम ऑफिस से लेकर सचिवालय तक कोरोना का खौफ पसरा हुआ है। जहां एक तरफ सचिवालय में अलग अलग ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन और सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने इसका एक GIS सॉफ्टवेयर बनाया है। जो आदमी जहां होंगे वो इससे GIS से लोकेट हो जाएंगे। मोबाइल नंबर के आधार पर उनका लोकेशन होगा और उसमें जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो उससे निर्धारित किए जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंटेनमेंट जोन जो है उनका सही निर्धारण हो और कंटेनमेंट जोन में जो पेरीमीटर कंट्रोल है, आने जाने पर पाबंदी है, वो लगी रहे और लगातार उसकी मॉनिटरिंग। सचिवालय में कुछ कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के और मुख्यमंत्री आवास में OSD के पॉजिटिव आने के बाद चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे। हालांकि इस दौरान जो सरकारी कामकाज है वो करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की मुलाकातें मुख्यमंत्री से किसी की नहीं हो पाएगी। वहीं सचिवालय की अगर बात की जाए तो सचिवालय को आज सैनिटाइज किया गया, मुख्य सचिव के कमरे को सैनिटाइज किया गया, मुख्यमंत्री के फ्लोर को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा जिन IAS ऑफिसर्स के आसपास का स्टाफ पॉजिटिव आया गया वो फ्लोर सैनिटाइज किए गए। चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि लगातार 2 हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ है जब कैबिनेट को कैंसिल करना पड़ा है, 3-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री को क्वारंटीन होना पड़ा है। तो इसको लेकर अब चिंताएं जाहिर तौर पे सभी की बढ़ती जा रही है कि कोरोना अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो मुश्किलें जल्द कम होने वाली नजर नहीं आती। कैमरे से राकेश रात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कोरोना की वजह से फिलहाल सचिवालय में एंट्री बैन है। सचिवालय प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बाहरी लोगों को और मीडिया को भी वहां प्रवेश की अनुमति नहीं है। सिर्फ शाम को 3 से लेकर 5 बजे तक ही मीडिया सेंटर खुलेगा। हालांकि सांसद, विधायक और सचिवालय स्टाफ यहां आ जा सकेंगे। दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। तो दीपांकर, राजधानी एक तरह से बड़ा केंद्र बन गई है कोरोना का। बिल्कुल प्रीति, देहरादून में जिस तरह केसेस बढ़े हैं, राज्य में जिस तरह केसेस बढ़े हैं और खास तौर पे सचिवालय से लेकर और CM ऑफिस तक कोरोना की चपेट में है। और कोरोना के कल सचिवालय में कई केसेस सामने आए। आज भी कई बिल्डिंग्स को वहां सैनिटाइज किया गया, कई फ्लोर्स को सैनिटाइज किया गया, जिसका सचिवालय प्रशासन ने फैसला लिया है कि अगले आदेश तक कोई भी बाहरी व्यक्ति सचिवालय में एंट्री नहीं कर पाएगा। मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है और मीडिया को जो भी बातचीत करनी होगी वो 2 घंटे का वक्त मीडिया सेंटर खुलेगा, वहां वो अपनी बातचीत कर सकते हैं। पर फिलहाल किसी भी तरह की एंट्री सचिवालय में बैन कर दी गई है बाहरी लोगों की। प्रीति जी, और क्या एहतियाती कदम दीपांकर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि नेता, मंत्री, बहुत सारे लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, यही सबसे बड़ा डर और इस समय सरकार और शासन की सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है कि मुख्यमंत्री जिस तरह लगातार 2 हफ्ते में 2 बार क्वारंटीन हो चुके हैं, 3-3 दिन के लिए फाइल्स का काम रुका है, मीटिंग्स रुकी है, 2 बार कैबिनेट कैंसिल हो चुकी है। तो ऐसी स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है। एक अपर सचिव के भी सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव आने की खबर है। तो सचिव चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, अब कोरोना की चपेट में है, तो कहीं पर भी संकट ना बढ़े, ज्यादा ना बढ़े, इसकी एहतियात के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रीति, धन्यवाद दीपांकर।
दीपांकर आपका जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी के एक और विधायक में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्हें जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देर रात ही उनकी रिपोर्ट आई थी और उन्हें रात में अस्पताल भेज दिया गया था। तो बीजेपी के नेता जो लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और विनोद चमोली जो नए संक्रमित सामने आए हैं, फिलहाल जॉली ग्रांट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो अब व्यापार मंडल खुद ही हालात को देखते हुए अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। नई टिहरी शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो व्यापार मंडल ने बौराड़ी बाजार को 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है और इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो व्यापारी का कहना है कि अगर लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़े तो व्यापारी तैयार हैं ताकि कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। नई टिहरी शहर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी चिंताएं बढ़ गई है। और साथ ही साथ अब जो बौराड़ी मार्केट है वहां भी कुछ दुकानदार जो है कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद व्यापार मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आज और कल 2 दिनों के लिए बौराड़ी मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, उसको रोका जा सके। व्यापार मंडल ने इसमें प्रशासन से सहयोग मांगा है और साथ ही साथ नगर पालिका से कहा गया है कि यहाँ पर पूरे मार्केट को जो 2 दिनों तक बंद है यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा सके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ आए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से अब आप लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं? कल हमारी व्यापार मंडल की बैठक हुई थी 3 बजे और कुछ व्यापारियों की मांग भी थी और हमारे डिसीजन हुआ कि हम 2 दिन तक जो है लॉकडाउन पूरा रखें मार्केट में, ताकि यहाँ पे शहर में जो मोहल्ले सील हो रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं उनको देखते हुए, क्योंकि बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, उसके देखते हुए हमने 2 दिन का लॉकडाउन रखा। तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल ने इसमें सहयोग करा है और 2 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। आपको बता दें नई टिहरी शहर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां लगातार सैंपलिंग की जा रही है और डीएम द्वारा खुद कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया जा रहा है। किसी तरह की लापरवाही इसमें ना हो, क्योंकि जो शहर में कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रहा है इसको रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। और वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में भी लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया है। सभी बाजार बंद हैं और हफ्ते भर तक अपनी दुकानें ये लोग नहीं खोलेंगे। जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक खुली रहेंगी। तो व्यापार संघ यहाँ भी अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कोरोना पर जीत पाने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर तहसील मुख्यालय में बीते दिनों कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले आए हैं, तो फिलहाल लोगों ने खुद ही लॉकडाउन एक तरह से लगा दिया है। उधर उत्तरकाशी जिले में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 की सैंपलिंग तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी ब्लॉक, तहसील, वार्ड और ग्राम स्तर पर जांच में जुटा है। जिले में अब तक 24,943 सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं, जिनमें से 18,687 की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 889 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 657 व्यक्ति ऐसे हैं जो महामारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं और इस वक्त 230 कोरोना के एक्टिव केस हैं। द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अब जनपद मुख्यालय में जो जिला चिकित्सालय, उसके अलावा जो दूर दराज के गांव हैं और दूर दराज के जो पीएचसी सीएचसी हैं उनमें भी सैंपलिंग की जा रही है, जहां पर गांव से संदिग्ध लोगों को बुलाकर उनकी सैंपलिंग करी थी और जिनको ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और लोगों को इसमें असुविधा भी न हो, उसको विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उधर टिहरी में कोविड केयर सेंटर सुरसिंगधार में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं और गंदे पानी की जो भी गंदगी का अंबार है उसकी शिकायत लगातार हो रही है। और अब स्थिति है कि आइसोलेशन में रह रहे लोगों के परिजन पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान खुद ही लाने को मजबूर हैं। वहीं एसडीएम कह रहे हैं कि आरओ खराब है, जिसकी वजह से ये थोड़ी समय के लिए दिक्कत है। ऐसा नहीं है, ऊपर हमारे कोविड केयर सेंटर में अंदर जो 100 लोगों के लिए व्यवस्था है उसमें 3 आरओ है। उसमें से 3 दिन पहले एक आरओ के खराब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने उस आरओ को अलग रखवा दिया है और जैसे ही उसका सैनिटाइजर करके समय खत्म होगा हम उसको बाहर निकाल के सही करा लेंगे। क्योंकि कोविड केयर सेंटर में कोई भी व्यक्ति अभी अंदर नहीं जा पा रहा है और नीचे किचन में आरओ लगाए सही चल रहा है और नीचे एडमिन ब्लॉक में जो आरओ सही चल रहा है। चलिए उत्तराखंड आंदोलन की बात करें तो कई बार जैसे कल खटीमा गोलीकांड की बरसी मनाई गई, इसके अलावा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिसकी दोषियों की सजा का इंतजार आज भी किया जा रहा है। पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट में याचिका भेज दी है। हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगा। रमन शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में जिस गवाह को मारा गया है उसकी भी न्यायिक जांच की मांग की गई है। तो राज्य आंदोलन के दौरान 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता हुई थी। महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी शर्मनाक घटना भी हुई थी और 17 महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले दर्ज। तो 7 महिलाओं के साथ गैंगरेप, 17 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और इस दौरान 28 आंदोलनकारियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो अब मामला फिर से हाईकोर्ट में आ गया है।
मुजफ्फरनगर कांड वाला, उसमें हमें परमिशन मिली क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो वो डिसाइड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो। तो हमको लिबर्टी मिल गई और हम पिटिशन फिर बना रहे हैं, उसको पूरी ताकत के साथ पिटिशन बना रहे हैं। ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई किसी से कुछ नहीं है और ये हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कोई ये अच्छा काम। सरकारी स्तर पर उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की बातें बहुत होती हैं, लेकिन जिन लोगों को ये खेती करनी है, किसानों को ट्रेनिंग के लिए अभी तक कोई मॉडल ही नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस खेती को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में पहाड़ के इन सीढ़ीनुमा खेतों से लेकर तराई के मैदान तक सरकार ऑर्गेनिक खेती के सपने देख रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कई लाख एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार के पास न तो पर्याप्त ट्रेनर हैं और न ही वर्तमान में मौजूद ट्रेनर्स को सम्मानजनक पैसा मिल रहा है, जिससे किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जुड़ी जानकारी भी नहीं मिल पा रही। कोई बात आती कि आज 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख किसान हम जैविक उनको प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, इसलिए उतने ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए जो प्रशिक्षकों की संख्या बहुत कम है और मुझे नहीं लगता कि इतने 95 लोगों से ही पूरे प्रदेश के किसानों को ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है। प्रदेश में इस समय 95 ब्लॉकों में 95 ऑर्गेनिक ट्रेनर तो हैं, लेकिन इन्हें महीने में महज 7,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, वो भी साल भर नहीं बल्कि 11 महीने। और पिछले 10 सालों से यही सिलसिला जारी है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इन्हीं ट्रेनर्स के भरोसे सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। 3.5 लाख एकड़ और 1.25 लाख हम पहले कर रहे थे, इस समय हम 4-4.5 लाख एकड़ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और हमने देश का पहला राज्य है जिन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाके। जाहिर है सरकार ने खेती के टारगेट को तो सेट कर लिया है, लेकिन इसे जमीन पर पूरा कैसे किया जाए, इसकी जानकारी किसानों तक कैसे पहुंचाई जाए, इसका कोई ठोस प्लान सरकार के पास तैयार नहीं है। और इसीलिए भविष्य में ऑर्गेनिक खेती कितनी फलेगी फूलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शालेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के गैरसैंण स्थित उजेठी गांव में पैर फिसलने से एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया। मौके पर रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची और देर रात रेस्क्यू कर उसे सकुशल खाई से निकाला गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 7 किलोमीटर दूर था सीएचसी, जहां उसे भर्ती कराया गया है। तो ये देखिए जरा, पांव फिसलने से गहरी खाई में शख्स गिर गया था और उजेठी गाँव की तस्वीरें हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार इसी तरह से अपनी कोशिशों में लगी और एसडीआरएफ की टीम ने गहरी खाई से इसे निकाला। फिर 7 किलोमीटर दूर पहले सीएचसी गैरसैंण में भर्ती कराया, लेकिन पांव में गंभीर चोट थी, जिसके बाद अब हायर सेंटर के लिए इस व्यक्ति को रेफर किया गया है। तो देखिए ज़रा कि कितनी मुश्किल इस वक्त स्थिति उत्तराखंड में है, लेकिन जो ये टीम है वाकई में हर मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए पहुँच रही है एसडीआरएफ की टीम। और यहाँ एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल गहरी खाई से निकाला है। नैनीताल में आज सुबह से ही मौसम पल पल बदल रहा है, कभी धूप या कभी बादल। और जो सैलानी यहां पर पहुंचे हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि अब नौका विहार भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में बदले हुए हालात में बदले हुए मौसम का पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। सरोवर नगरी के मौसम ने आज फिर बदलाव हुआ है। करीब 5 दिनों के बाद अचानक मौसम खराब हुआ है। ये देख सकते हैं कि जो पंत पार्क वाला इलाका है, हालांकि जो पर्यटन गतिविधियां खुलने के बाद अब चहल पहल इन इलाकों में बढ़ने लगी है। और जो झील है देख सकते हैं कि पूरे कोहरे के आगोश में है। जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं यहाँ पहुँचे हैं, वो बोटिंग का लुत्फ तो उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम ने अचानक पलटी मारी है, उससे जो नैनीताल का तापमान है वो काफ़ी गिर गया है और जिससे जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना हो गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शाम या कल तक जो बारिश के नज़ारे हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, ताकि जो पर्यटक हैं वो इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। ऑलवेदर रोड चौड़ीकरण में रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा बाजार पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तिलवाड़ा बाजार में जल्द ही एनएच चौड़ीकरण से दुकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू होगा। तिलवाड़ा बाजार में 10 से ज्यादा मकान जो ध्वस्त किए जाएंगे और करीब 60 दुकानें हैं, इनको भी तोड़ा जाएगा। तो केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाला तिलवाड़ा बाजार केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। का काम जल्दी शुरू होगा। जैसे मुआवजा वितरण हो जाता है, कटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी
और लगभग 100 से अधिक लोग इसमें प्रभावित होंगे। इसमें करीब 50-60 दुकानें होंगी और शेष वहाँ के स्थानीय। 14 सितंबर से कुमाऊं विश्वविद्यालय में पीजी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय ने कुमाऊं के सभी महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं जो यूजीसी और कोविड की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा आयोजित कराएंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक की परीक्षाएं होंगी। इसके लिए 6 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और इन परीक्षाओं में 48,000 छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहा गया है। तो 3 पालियों में परीक्षाएं होंगी जिसमें भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी नियम है, उनका पालन करवाया जाएगा। अल्मोड़ा कैंपस है, यहाँ का आपका नैनीताल का कैंपस है। इन कैंपसों के डायरेक्टर्स को इनको सबको निर्देश जारी कर दिया है कि आप कोविड-19 के दृष्टिगत समस्त जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की जो गाइडलाइन है, हम उनके अनुसार कार्रवाई करते हुए परीक्षाएं बिल्कुल एकदम संपन्न कराएं। वहीं उत्तरकाशी में परीक्षाएं कराए जाने का विरोध हो रहा है। आर्यन छात्र संगठन ने पीजी कॉलेज के गेट पर शिक्षा राज्य मंत्री और विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। तो उनका कहना है कि छात्रों के हितों की अनदेखी करते हुए प्रथम वर्ष के छात्रों को तो बगैर परीक्षा के प्रोन्नत किया जाए। साथ ही मांग है कि अगर इस तरह से यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। जो ये सिरदेव सुमन ने जो सूची जारी की है, ये इसको स्थगित कर दी जाए। छात्र छात्राओं को प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए असाइनमेंट बेसिस पे। जो गरीब बच्चों ने और यहाँ के छात्र छात्राओं ने असाइनमेंट जमा किया उस बेसिस पे उनको प्रमोट कर दिया जाए। मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूँ कि जो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय ने अभी परीक्षा सूची जारी की है, डेट शीट जारी की है, उसको स्थगित किया जाए। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 5 सीएनजी बसेस शामिल हो गई। हालांकि परिवहन निगम को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा है। कंपनी के साथ हुए करार के मुताबिक सीएनजी गाड़ियों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने बस निगम को दी है। हालांकि अब सवाल यह है कि इससे पहले बैटरी वाली बसों का संचालन प्रदेश में हो चुका था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रहा। और क्योंकि सीएनजी के फिलिंग स्टेशन राज्य में जगह जगह नहीं है, तो ऐसे में क्या वाकई में ये बसेस ज्यादा दिनों तक राज्य की सड़कों पर दौड़ पाएंगी? ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पितरों के श्राद्ध के लिए बड़ी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। रघुनाथ मंदिर में स्थित ऋषि कुंड एक ऐसा स्थान है जहां श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कुंड की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के तप से हुई और कहा यह भी जाता है कि इसमें यमुना का जल है और भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण इस स्थान पर किया था। तब से बड़ी संख्या में लोग पितृपक्ष में यहाँ अपने अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुँचते हैं। सरकार कथा ये कि यहाँ पर राम भगवान भी आए। राम भगवान से जब रावण का वध हुआ तो उनको ब्रह्म दोष लगा। रावण ब्राह्मण थे तो उनका ब्रह्म दोष का निवारण के लिए उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का यहाँ ऋषि कुंड पर श्राद्ध किया। रामनगर के क्यारी खाम में तितली त्यार का आगाज हो गया है, तो इसे तितलियों के संरक्षण और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। कॉर्बेट लैंडस्केप में तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन तितलियों को यहाँ के स्टेक होल्डर्स अब व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं, जिससे पर्यटक यहाँ तितली देखने आए और इन तितलियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी जुटा ले जा सके। स्थानीय स्तर पर इसको जो है थोड़ा सा प्रमोट करें और इसको मार्केट करने की कोशिश करें, तो जहाँ इससे एक संरक्षण होगा तितलियों का, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तितली त्यार को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी ऐतिहासिक बना दिया। वो यहाँ से तितली गणना की शुरुआत करने जा रही है। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी, जिसमें देश के 24 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें 50 संस्थाओं की मदद ली जा रही है। इससे हमें तितली की संख्या के बारे में पता चलेगा और जिसको हम ट्रेंड्स कहते हैं कि तितली की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका इजाफा होगा। और अगर कम हो रही है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। 15 सितंबर तक चलने वाले इस त्यार से यहाँ स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि तितली त्यार की महक देश विदेश तक पहुँचेगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज शाम 7:57 पर देखिए सबसे बड़े खुलासे पर सबसे बड़ी बहस।